नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बीते हफ्ते की 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आज सबसे पहले जानेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बढ़ने से भारत पर क्या कुछ असर पड़ेगा। फिर जानेंगे कि किन वजहों के चलते पोलैंड और यूरोपियन यूनियन आमने सामने हैं। और आखिर में समझेंगे कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य गृह युद्ध का शिकार क्यों बन गया है। लेकिन सबसे पहले बात अफगान समस्या की। बात 24 दिसंबर 1999 की है, जब काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर लिया गया था। इसे कुछ हथियारबंद दहशतगर्दों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तब भारत सरकार को यात्रियों की जान बचाने के लिए 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। अपहरण करने वाले उस विमान को अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट ले गए थे। अपहरणकर्ताओं और भारत सरकार के बीच जो मध्यस्थता कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि वही तालिबान था जो अभी खासा चर्चा में है। वही तालिबान जो अफगानिस्तान की हुकूमत पर कब्जा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये पहली बार था जब भारत सरकार ने तालिबान के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत की हो। फिर उसके बाद भारत सरकार और तालिबान के बीच किसी भी तरह का कोई औपचारिक राजनयिक संपर्क नहीं रहा। 1996 में सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने 2001 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत की थी। तालिबान क्या है और 90 के दशक में ये कैसे सत्ता पर काबिज हुआ, ये पूरी कहानी समझने के लिए आप हमारा एपिसोड आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वो एपिसोड देख सकते हैं। साल 1996 में तालिबान ने जब सत्ता पर कब्जा कर लिया तब भारत के राजनयिकों ने देश छोड़ दिया था। फिर 2001 में भारत ने अफगानिस्तान की तरफ राजनयिक रिश्तों का हाथ तब बढ़ाया जब अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो की फौज ने तालिबान को सत्ता से दूर कर दिया। अब जब फिर से तालिबान वहां की सत्ता पर हावी हो रहा है तब भारत अपने दूतावासों को अस्थायी तौर पर बंद कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस समेत कई देश अफगानिस्तान से खुद को समेट रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दुनिया जानती है कि पिछले 2 दशक में भारत ने अफगानिस्तान को अरबों डॉलर की सहायता दी है। ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि क्या भारत ने अफगानिस्तान में सब कुछ खो दिया है? क्या भारत अपने निवेश को सुरक्षित करने में नाकाम रहा? 2001 में जब तालिबान को नाटो सेना ने खदेड़ दिया तब वहां लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद भारत अफगानिस्तान रिश्ते ने नई इबारत लिखनी शुरू की। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत अफगानिस्तान के लिए मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता का सबसे बड़ा क्षेत्रीय प्रदाता बन गया। एक आंकड़े के मुताबिक भारत अब तक अफगानिस्तान में लगभग 3 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। भारत सरकार के अनुसार अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत की 400 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं। संसद भवन से लेकर सड़कें और बांध तक के निर्माण में भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है। कई मानवीय व विकासशील परियोजनाओं पर भारत अभी भी काम कर रहा है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल अवसंरचना और प्रशासनिक अवसंरचना के क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके तहत काबुल के लिए शहतूत बांध और पेयजल परियोजना, पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए कम लागत पर घरों का निर्माण, बामियान प्रांत में बंद ए अमीर तक सड़क कनेक्टिविटी, परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिए जलापूर्ति नेटवर्क और मजार ए शरीफ में पॉलिटेक्निक के निर्माण पर भारत सहयोग दे रहा है। 2016 में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट वाली बिजली और सिंचाई परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया था। भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी अफगानिस्तान में कई अहम सड़कों को बनाने का काम किया है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की फौज, पुलिस और लोक सेवा से जुड़े अधिकारियों को भारत ने प्रशिक्षित भी किया है। दूसरे शब्दों में कहें
तो पूरे क्षेत्र में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सबसे ज़्यादा आर्थिक और दूसरी तरह की मदद की है और भागीदारी भी निभाई है। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में भारत अफगानिस्तान में सबसे अधिक लोकप्रिय देश है। लेकिन तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के चलते ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में भारत ने जो कुछ भी निवेश किया वो डूब जाएगा। सबसे बड़ी चिंता ये है कि तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता हासिल कर लेने पर कहीं भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सामरिक बढ़त न खो दे। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान के राज में जहां अफगानिस्तान पर भारत की पकड़ कमज़ोर हो सकती है, वहीं पाकिस्तान का दबदबा कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन भारत कोई जल्दबाजी दिखाए बिना अफगानिस्तान की स्थिति परखने की कोशिश कर रहा है। अगर तालिबान सत्ता पर पूरी तरह काबिज होता है और लोकतंत्र की राह अपनाता है, तब भारत ज़रूर अपने सहयोग को जारी रखना चाहेगा। लेकिन अगर तालिबान अपनी कट्टर छवि से बाहर निकलने में नाकाम रहता है, तो तालिबान के साथ सहयोग करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि भारत के लिए एक स्थिर और समृद्ध या लोकतांत्रिक अफगानिस्तान का विचार ही अंतिम लक्ष्य है। चलिए अब दूसरी खबर की ओर नजर डालते हैं। बात करते हैं पोलैंड यूरोपीय संघ विवाद की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों की मौत से जब पूरी वैश्विक बिरादरी आहत हुई, तो सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ की ही बुनियाद नहीं डाली गई, बल्कि एक और भी संस्था थी जिसको कायम करने की कवायद शुरू हो चुकी थी। यह संस्था पूरे यूरोप महादेश के अहाते में आने वाले देशों को एकजुट करना चाहती थी, क्योंकि इस लड़ाई में यूरोपीय देशों को जान माल का खासा नुकसान उठाना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपियन यूनियन की। वही यूरोपीय यूनियन जिसे कभी दुनिया में एकजुटता और मिलजुल कर आगे बढ़ने की मिसाल के रूप में देखा जाता था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उसकी दीवारें दरक रही हैं। ऐसा लगता है कि यूरोप को बिखरने से बचाने का सपना अब बिखर रहा है। इसकी वजह है कि ब्रेक्जिट के बाद अब पोलेक्जिट का खतरा यूरोपियन यूनियन के सिर पर मंडराने लगा है। मतलब ब्रिटेन के बाद अब पोलैंड भी इस संगठन को अलविदा कहने के मूड में नजर आ रहा है। पोलैंड सरकार के न्यायिक सुधार की कोशिश पर पोलैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच ठन गई है। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि यूरोपीय संघ ने वह कदम उठाया जो आज तक नहीं उठाया गया। यूरोपीय संघ संधि के अनुच्छेद 7 को पोलैंड के खिलाफ इस्तेमाल करने की कवायद शुरू हो गई है। यानी यूरोपीय परिषद के भीतर पोलैंड से वोटिंग का हक छीना जा सकता है। उधर पोलैंड के कानून मंत्री के हवाले से खबर आई है कि पोलैंड को अब हर हाल में यूरोपीय संघ से खुद को अलग कर लेना चाहिए। इसलिए आज आपको बताएंगे कि पोलैंड का ये मामला क्या है और अनुच्छेद 7 आखिर है क्या। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यूरोपीय संघ काम कैसे करता है। आइए पहले मामले को जान लीजिए। पोलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। यह देश पूर्वोत्तर में लिथुआनिया और रूस से घिरा है, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन, दक्षिण में स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक और पश्चिम में जर्मनी से इसकी सीमा लगती है। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यह यूरोपीय संघ का 5वां बड़ा देश है। पोलैंड और यूरोपीय संघ के बीच विवाद की वजह वहां की न्यायपालिका में किया गया सुधार है। बात 2015 की है, जब वहां की सत्ताधारी लॉ एंड जस्टिस पार्टी यानी PIS एक बिल लेकर आई। इस बिल के मुताबिक पोलैंड के सुप्रीम कोर्ट में डिसिप्लिनरी चैम्बर को राजनैतिक गतिविधियों में शामिल जजों को दंडित करने का अधिकार होगा। अगर जजों ने राजनीतिक आज़ादी पर सवाल उठाए तो उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया गया है। सजा के तौर पर जुर्माना, वेतन में कमी या उनके पद से बर्खास्तगी भी हो सकती है। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख की नियुक्ति के तरीकों में भी बदलाव का प्रावधान था। हालांकि बेहद खींचतान के बाद इस बिल को संसद की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन सरकार के इस कदम की खासी आलोचना हुई। इसे न्यायपालिका की आज़ादी पर हमला बताया गया। माना गया कि इससे न्यायपालिका में होने वाली अहम नियुक्तियों में सरकार का दखल बढ़ेगा और न्यायपालिका की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। पोलैंड सरकार के इस कदम से अगर कोई ज़्यादा नाखुश हुआ तो वह था यूरोपियन यूनियन। यूनियन के मुताबिक इन मामलों में न्यायाधीशों की सुरक्षा हटाना शामिल है,
ताकि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सके या उन्हें हिरासत में लिया जा सके। इससे जजों और उनके कामकाज पर सीधा असर पड़ा है। यूरोपीय संघ का मानना है कि चैम्बर की आज़ादी और पारदर्शिता की कोई गारंटी नहीं है, लिहाजा जजों को किसी ऐसी संस्था की कार्रवाई झेलनी पड़े जिसकी आज़ादी की गारंटी न हो तो यह कवायद जजों को डराने के लिए काफ़ी है। कुल जमाइए कि इन सुधारों के कारण यूरोपीय संघ के नियमों और विधि का शासन सिद्धांत के उल्लंघन का जोखिम पैदा हो गया है। लिहाजा यूरोपियन यूनियन का निकाय यूरोपीय आयोग पोलैंड को यूनियन के कानून का उल्लंघन करने का दोषी मानता है। अब सवाल है कि पोलैंड तो एक आज़ाद मुल्क है और यह तो उसका अंदरूनी मामला है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन इन मामलों में दखल क्यों दे रहा है? दरअसल यूरोपियन यूनियन ने यूरोपीय देशों को एकजुट करने का जो बीड़ा उठाया, उसके लिए कई समझौते हुए और इन देशों ने कई शर्तों को माना। इन देशों को साथ लाने के क्रम में समय समय पर रोम की संधि, विलय संधि, maastricht संधि, लिस्बन संधि आदि हुए। मौजूदा वक्त में maastricht संधि का ही संशोधित रूप है यूरोपीय संघ समझौता, जो 2007 में अस्तित्व में आया। यूरोपीय संघ का दावा है कि पोलैंड ने नया कानून बनाकर इस समझौते के अनुच्छेद 2 का उल्लंघन किया है। आपको अनुच्छेद 7 भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि अनुच्छेद 2 क्या है। इस अनुच्छेद के मुताबिक संघ की स्थापना अल्पसंख्यकों के अधिकारों सहित मानव गरिमा, आज़ादी, लोकतंत्र, समानता, विधि का शासन और मानवाधिकारों के सम्मान के मूल्यों पर की गई है। ये मूल्य सदस्य देशों के ऐसे समाज में आम हैं जिसमें बहुलवाद, गैर भेदभाव, सहिष्णुता, न्याय, एकजुटता और महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता प्रबल है। लेकिन यूरोपीय यूनियन पोलैंड के नए कानून को विधि के शासन के खिलाफ मानता है। ऐसे में पोलैंड को अनुच्छेद 2 के उल्लंघन का दोषी माना गया। इसी समझौते के अनुच्छेद 7 में समझौते का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर कोई देश लगातार समझौते के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो यूरोपीय परिषद दोषी देश के अधिकारों को छीन सकती है, यहाँ तक कि जब तक वह देश समझौते के अनुरूप काम करना शुरू नहीं कर देता तब तक उस देश का वोटिंग राइट छीन लिया जाना चाहिए। अब आखिर में ये भी जान लेते हैं कि यूरोपीय संघ आखिर काम कैसे करता है। हालांकि यूरोपीय संघ 1993 में अस्तित्व में आया, लेकिन इससे पहले ये अलग अलग रूपों में काम करता रहा। 1958 में यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देशों फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के जरिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। धीरे धीरे इसमें देश जुड़ते गए और इसके सदस्य देशों की संख्या 28 तक पहुंच गई। लेकिन 2019 में ही ब्रेक्जिट के तहत ब्रिटेन इस संस्था से अलग हो गया। अब इसमें 27 सदस्य देश हैं। यह मोटे तौर पर 4 संस्थाओं की बुनियाद पर खड़ा है: यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ की परिषद। यूरोपीय यूनियन इन संस्थाओं के जरिए ही राजनीतिक, वित्तीय और कानूनी कामकाज करता है। यूरोपीय परिषद यूनियन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का समूह है। ये प्रतिनिधि साल में 4 बार मिलते हैं और यूनियन के एजेंडे को तय करते हैं। दूसरा है यूरोपीय संसद, जिसमें 705 सदस्य होते हैं, जिन्हें यूनियन के सदस्य देशों के लोग 5 साल के लिए चुनते हैं। यह यूरोपीय संघ का एकमात्र संसदीय संस्थान है। यह यूरोपीय संघ की परिषद के सहयोग से यूरोपीय संघ के विधायी कार्यों को देखता है। हालांकि यूरोपीय संसद के पास उतनी ज़्यादा विधायी शक्तियां नहीं हैं जितनी कि इसके सदस्य देशों की संसद के पास हैं। तीसरा अहम निकाय है यूरोपीय आयोग। यह यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है। यह विधायी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। यह कानूनों को प्रस्तावित करने, निर्णयों को लागू करने, यूरोपीय संघ की संधियों को बरकरार रखने और यूरोपीय संघ के हर दिन के कामों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। ये नीतियों और बजट को लागू करता है। हर सदस्य देश से एक मेंबर आयोग में शामिल होता है। चौथा अहम निकाय है यूरोपीय संघ की परिषद। यह अनिवार्य रूप से द्विसदनीय यूरोपीय संघ के विधानमंडल का
एक हिस्सा है। यह परिषद यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। परिषद में यूरोपीय संघ के हर देश की सरकार के मंत्री चर्चा करने, संशोधन करने, कानूनों को अपनाने और नीतियों के समन्वय के लिए मिलते हैं। हर देश रोटेशन के आधार पर इसकी अध्यक्षता की कमान संभालता है। यह जिम्मेदारी 6 माह के लिए मिलती है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। दुनिया में एक देश है जो खनिज संपदा के मामले में धनी तो है, लेकिन उसका शुमार दुनिया के बेहद गरीब देशों में होता है। विकास और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम सूचकांकों में यह मुल्क हमेशा निचले पायदान पर हमें नजर आता है। गरीबी, भुखमरी और गृह युद्ध दशकों से इस देश का पीछा नहीं छोड़ रहे। हम बात कर रहे हैं अफ्रीका का दिल कहे जाने वाले देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य की, जो आंतरिक हिंसा के चलते एक बार फिर से चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि इसके पूर्वोत्तर हिस्से में विद्रोहियों ने दर्जनों नागरिकों की हत्या कर दी है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकोइस बोजीज के समर्थन वाले विद्रोही समूहों के एक गठबंधन ने देश के कई अहम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। इस कारण देश में सुरक्षा और मानवीय स्थिति पिछले कुछ महीनों में तेजी से खराब हुई है। पूरे मामले को जानने से पहले मध्य अफ्रीकी गणराज्य को जान लीजिए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक मध्य अफ्रीकी देश है। इस इलाके में ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो उत्तर में चाड से लगा हुआ है, पूर्वोत्तर में सूडान और दक्षिण पूर्व में दक्षिणी सूडान से इसकी सीमा लगती है। इसके दक्षिण में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, तो दक्षिण पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ये घिरा हुआ है। इसकी पश्चिमी सरहद कैमरून से लगती है। दरअसल अभी पिछले ही दिसंबर में वहां राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति फॉस्टीन अर्कान्स ताउडेरा को विजेता घोषित किया गया, लेकिन फ्रैंकोइस बोजीज के समर्थन वाले विद्रोही समूह इस नतीजे को मानने से इनकार करते हैं। इसलिए वे इस चुनावी नतीजे को पलट देना चाहते हैं। इस गुट की इसी जिद ने संघर्ष का रूप ले लिया है और इसीलिए सालों से सांप्रदायिक संघर्ष झेल रहे लाखों लोगों के हालात काफी खराब हो गए हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सत्ता और विद्रोही गुटों के बीच अदावत कोई नई बात नहीं है। 1960 में फ्रांस से आज़ादी पाने के बाद इस देश में एक से बढ़कर एक निरंकुश शासकों ने राज किया। तब यहाँ एक दलीय व्यवस्था थी, लेकिन करीब 33 साल बाद 1993 में पहला बहुदलीय लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। इसमें एनजे फेलिक्स पटासे राष्ट्रपति बने, लेकिन 10 साल बाद ही जनरल फ्रैंकोइस बोजीज ने देश में तख्ता पलट कर दिया और देश की कमान अपने हाथों में ले ली। ये वही दौर था जब मध्य अफ्रीकी गणराज्य में आंतरिक हिंसा अपने चरम पर पहुंची। 2004 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य बुश युद्ध शुरू हुआ। हालांकि 2007 में हुए शांति समझौते के साथ ये रुक गया। बावजूद इसके 2012 में गृह युद्ध फिर से शुरू हुआ। अब आप कहेंगे कि यह बुश युद्ध है क्या? दरअसल 2003 में जब फ्रैंकोइस बोजीज ने देश में तख्ता पलट कर दिया, तब यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर यूनिटी नामक एक विद्रोही समूह का जन्म हुआ जो बोजीज सरकार से लोहा ले रहा था। इस लड़ाई को ही बुश युद्ध कहा गया। अब इस पर आते हैं कि 2012 के बाद क्या हुआ। दरअसल इसी समय से ये देश हिंसक अंतर धार्मिक और अंतर सांप्रदायिक संघर्ष का सामना कर रहा है। उत्तरी भाग में बस रही मुस्लिम आबादी का खूब उत्पीड़न हुआ। सरकार की इस क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर सेलेका समूह का विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 2013 में बोजीज को उखाड़ फेंकने के बाद सेलेका विद्रोहियों ने राजधानी के आसपास हिंसा और लूटपाट मचाया। अब ये भी जान लीजिए कि सेलेका विद्रोही कौन है। सेलेका उस समूह का नाम है जिसमें मुख्य तौर पर इस देश के उत्तर पूर्व में रहने वाले मुस्लिमों के साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में चाडियन और सूडानी जैसे विदेशी लड़ाके शामिल हैं। मिशेल जोतोदिया इस विद्रोही समूह के मुखिया हैं। 2013 में मिशेल की अगुवाई वाली सेलेका ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। हालांकि सेलेका को संभालने में नाकाम रहने के चलते सितंबर 2013 में मिशेल ने इसे भंग कर दिया। लेकिन
इससे हिंसा में कमी नहीं आई, लिहाजा मिशेल को भी सत्ता गंवानी पड़ी। फिर 2016 में फॉस्टीन अर्कान्स ताउडेरा ने सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली। अब सवाल है कि देश में फिर से हिंसा क्यों शुरू हो गई। हमने पहले ही जिक्र किया कि 2003 में फ्रेंकोइस बोजीज ने तख्ता पलटकर देश की गद्दी हथिया ली थी, लेकिन 2013 में निर्वासन के कारण उसे देश से बाहर जाना पड़ा। दिसंबर 2019 में जब ये अपने वतन लौटा तब देश में फिर से हिंसा शुरू हो गई। इसलिए बोजीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी हो गया और संयुक्त राष्ट्र इस पर प्रतिबंध लगा चुका है। इसके कार्यकाल में कथित हत्याओं, यातनाओं और मनमाने रूप से नागरिकों की गिरफ्तारी का आरोप है। सरकार और विद्रोहियों के बीच टकराहट का नतीजा ये है कि इस देश से लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। आज हालात ये है कि खनिज संपदा का धनी होने के बावजूद ये देश गरीबी और भूखमरी का शिकार है। अब जैसा कि हमने पिछले हफ्ते से इस कार्यक्रम की खबरों से जुड़े सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए नोट कीजिए आज का सवाल। सवाल नंबर 1, अफगानिस्तान के विकास में भारत के सहयोग को रेखांकित कीजिए। तालिबान की सत्ता में आने के बाद भारत को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, विवेचना कीजिए। सवाल 2, यूरोपीय संघ के अहम अंग कौन कौन से हैं? यूरोपीय संघ के कार्यों में इनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। और अंतिम सवाल, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भूखमरी और गृह युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालें। तो फिलहाल दुनिया इस हफ्ते में इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और बड़े मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।